दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में नमस्कार सर। नमस्कार श्री शर्मा जी भी आ गए हैं, सुदेश मलिक जी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, शोभा गुप्ता जी भी हैं, सभी का स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी आ गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। कमलेश कुमार तिवारी जी आ गए हैं, हमारे थेरेपिस्ट हैं और हमारे प्रमोटर हैं, और आज की डेट में वो हमारे फैकल्टी भी हैं, तो हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। मीरा अरोरा जी भी हैं, उनका स्वागत है। यशवती जी हैं, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी हैं, उनका स्वागत है। कल इन लोगों ने क्लास छोड़ दिया था, तो आज ये लोग जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुन्नी गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, जो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं। तो हम सभी का, जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। तो समय चूंकि आज तिवारी जी का ये तीसरा उसमें खत्म करना है उनको, एंडोक्राइन, इसलिए उनको हम लोग पुनः बुला रहे हैं, और उसमें मुझे शेयर करना नहीं है, इसमें तिवारी जी का ही सारा काम है। तो मैं पुनः तिवारी जी का स्वागत करते हुए उनको बुला रहा हूँ कि अपना क्लास शुरू करें। जी तिवारी जी। प्रणाम सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जय हिंद तिवारी जी, आपका स्वागत है। जय हिंद सर। सबको नमस्कार। हाँ, अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग कुछ एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करें। कुछ पिछले से हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे, जो बचा हुआ है उसमें प्रयास करते हैं हम लोग डिस्कस करने का। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं हम लोग थोड़ा, और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो इस बुक के हिसाब से चौथे नंबर पे है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। तो इस ग्लैंड पे थोड़ा चर्चा करते हैं, जो ये पैनक्रियाज है। एंडोक्राइन ग्लैंड की चर्चा हम लोगों ने किया था, और ये कहा था कि ये वो ग्लैंड्स हैं जो डकलेस हैं और अपना जो सिक्रेशन है डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, और ये मात्रा में जो हार्मोन छोड़ती है वो मात्रा में तो कम होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एटम बम की तरह है, जैसा बुक में है। तो क्वांटिटी कम है लेकिन बहुत प्रभावशाली है और इनका। तो आज इस प्रक्रिया में हम लोग जो है पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, पिछली बार चर्चा हुई थी कि एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। अगर कोई भी अंग इन दोनों प्रक्रियाओं को करता है तो उसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। पिछले क्लास में किसी ने इस पर चर्चा किया था तो मुझे अच्छा लगा। तो हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन का मतलब ये है कि ये वो ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी एक्टिविटी करती है, माने इंडोक्राइन की तरह काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का ये थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो इसके पहले ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो पैनक्रियाज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ लोकेटेड होती है शरीर में, इसको थोड़ा जानते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स देख पा रहे हैं। तो ये जो जहां पर कर्सर है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यही पैनक्रियाज है। यहाँ पर ये पैनक्रियाज का लोकेशन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पहला पार्ट ड्यूडिनम में ये यहाँ पर दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर और स्टमक के नीचे, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम में फंसा हुआ है, इस लूप में ऐसा है। तो इसका ये लोकेशन है। तो ये दिख रहा है। इसको थोड़ा और भी अगर देखना चाहें तो, अगर इसको थोड़ा इस तरह और इन लार्ज व्यू में देखेंगे तो ये दिख रहा है, जो ये येलो कलर में दिख रहा है ये पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज की लोकेशन है। फंक्शन में दो तरह के हैं, हेट्रोकाइन है ये। तो अब देखेंगे तो पैनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, ये वो
और गाल ब्लैडर से भी डक्ट निकलती है, और ये दोनों मिलके ये सिस्टिक डक्ट है, हिपैटो, जो लीवर से जुड़ा उसको हिपैटो बोलते हैं, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके यहाँ ड्यूडेनम में खुलती हैं। तो ये जो सिक्रेशन है ये एक्सोक्राइन है, मतलब ये डक्ट के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में देती है। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है, ये सीक्रेट करती है और अब पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसका उपयोगिता जो है पाचन में, डाइजेशन में यूज होता है। तो हम लोग उधर आज डाइजेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन की। तो फंक्शन क्या है इसका, तो ये इसका लोकेशन दिख रहा था। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बोला था हेट्रोक्राइन है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं। अगर थोड़ा और इनलार्ज देखेंगे तो इस तरह के ये जो डक्ट दिख रही है, यही डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर का ये मिल गया स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज के इस पोर्शन को टेल बोलते हैं, और ये पूरी बॉडी है, और इस एरिया को हेड बोलते हैं। ये जो हम लोग बोले थे कि जो ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, उसमें ये अलग अलग चीजें एंजाइम है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये माइलेज, लिपेज, न्यूक्लियस, ये पाचन में काम आते हैं। ये ट्रिप्सिन और ये प्रोटीन के लिए, माइलेज स्ट्रॉच के लिए, लिपेज फैट को, न्यूक्लियस। बस ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने लिखा था कि इसका एक फंक्शन ये है जो एंडोक्राइन। अब ये जो पैनक्रियाज है, जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है वो है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो पैनक्रियाज के बारे में हम लोग बोले थे कि हेट्रोक्राइन है, ये 99% एक्सोक्राइन है, मतलब कि मैक्सिमम पोर्शन में जो सिक्रेशन होता है वो जूस का होता है, और जो एंडोक्राइन है वो 1% है, माने हार्मोन का सिक्रेशन केवल 1% होता है। पैनक्रियाज का जो वेट है वो 70 to 80 ग्राम है, और ड्यूडेनम में ही सब लोग। इसमें पैनक्रियाज के इनसाइड जो है ना बहुत सारे सेल हैं, और वो दिखते हैं एक द्वीप समूह की तरह, आइसोलेट्स की तरह। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको बोलते हैं, और देखते हैं अभी किसी ने इसकी खोज की थी। तो बहुत सारे इसमें सेल हैं जो अलग अलग चीजें सीक्रेट करती है। ये हम लोग देख पा रहे हैं पैनक्रियाज का क्रॉस सेक्शन है। अगर पैनक्रियाज को कट करते हैं क्रॉस सेक्शन में तो ऐसा एक दिखता है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि सर मैं एक चीज थोड़ी सी कहना चाहूंगा, क्लास के बाद आप जरा रिव्यू करिएगा जहां से भी इंफॉर्मेशन लिया आपने। जी बोले। हाँ सर बोले। जहां से भी इंफॉर्मेशन ली है आपने उसको जरा रिव्यू करिएगा। ये जो आपने 99% और 1% एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात की जी, आई होप इट इज अदरवाइज, जरा चेक करिएगा। चलो चेक किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि मे भी अलग हो, तो ये हो सकता है। इट इज अदरवाइज व्हाट आई स्टडी। सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं से इसको नोट डाउन किया है कि ये डिफरेंस हो सकता है। मैंने भी कहीं पढ़ाई है, मैंने भी कोई क्लास एमबीबीएस नहीं किया हुआ सर, आद्यता मैं भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ, और मैंने भी पढ़ा। हो सकता है आप सही ही होंगे, मैं गलत हूं तो कम से कम करेक्शन हो जाएगा मुझे। जी सर, तो अभी हम लोग देख लेंगे इसमें। हाँ अभी बाद में देखेंगे, अभी मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा बाद में। जी सर बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं, तो वी विल चेक। ठीक है, तो अभी जो वो हमारे लिए वो एक इंफॉर्मेशन है, बाकी और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं तो वो कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मिलता है कि नहीं ये करेक्ट है तो प्लीज आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, अदरवाइज आई विल चेक। जरूर जरूर जरूर, मैं भी कोशिश करूंगा। ओके ठीक है सर। तो ये अगर क्रॉस सेक्शन देखें हम लोग पैनक्रियाज का, तो जो ये बाहर वाला पोर्शन है ना, जो ये नारंगी की तरह बाहर वाला दिख रहा है, ये जो है ये जूस एक्सोक्राइन की तरह जूस सीक्रेट करता है, और जो इनसाइड पार्ट है ना ये इंडोक्राइन है, और ये हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये देखेंगे कि जो ये कलर दिख रहा है ना, ये वाला जिस अल्फा सेल, इसमें अलग अलग सेल हैं क्रॉस सेक्शन में, पैनक्रियाज के क्रॉस सेक्शन में दिखते हुए। तो ये जो सेल दिख रहे हैं, ये अल्फा सेल जो लिखा हुआ है, ये है, ये करीब 15% के आसपास पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये बीटा सेल हैं,
ये 60 to 80% के आसपास से बीटा सेल है, और ये डेल्टा सेल हम लोग देखेंगे तो ये एक डेल्टा सेल है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये एफ सेल है, और पीपी सेल भी इसको उसने लिखा पॉलीपेप्टाइड, तो ये सेल है। तो ये जो इनसाइड वाला पोर्शन है ये एंडोक्राइन है, काम करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्सोक्राइन जूस का सिक्रेशन करता है। ये आप देखेंगे कि इसमें एक ये वाला जहां पर भी कर्सर है ये पेनक्रियाटिक डक्टाइल है, ये सारे मिलके एक पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और यही जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ये सिक्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये लोग मिलके पेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करते हैं। तो इसी से पेनक्रियाटिक जूस बाहर की तरफ चला जाता है। तो इनसाइड ये जो सेल्स हैं, तो इन सेल के फंक्शन को थोड़ा समझते हैं। ये जो अल्फा सेल है ना, अभी हम लोग जब थोड़ा और चर्चा करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और चीजें अंदर है, तो ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे ब्लड में जाता है, जो खाना खाने से प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि अगर हम खाना आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, मीन्स कि यहाँ पर सेंस है कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज इंटेक कर लेते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जब ब्लड में ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ये ग्लूकोज कहीं जाके इकट्ठा करके रखता है शरीर। कैसे रखता है? तो ये इकट्ठा करके रखता है लीवर में, मसल्स में, और भी जगह ये ग्लूकोज जाके इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये जो पेनक्रियाज है, ये 4 सेल देते हैं, 4 सेल है इनके अलग अलग फंक्शन है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सेल्स ग्लूकोज जो ब्लड में अवेलेबल है, फ्री ग्लूकोज, उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। कुछ सेल क्या करते हैं, जब जरूरत होती है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, तो उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों काम पैनक्रियाज करता है अपने सेल से, हार्मोन के सिक्रेशन से। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, जो यूटिलाइज उस दिन नहीं होगा, वो कलेक्ट होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जो अगर खाना नहीं खाते हैं, बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, तो वापस ग्लूकोज के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। तो ये एक्टिविटी कैसे होती है, इसको किस सेल के द्वारा होती है? अब देखिए, अल्फा सेल जो 15 से 20% है, एक ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है, और ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर माने ज्यादा और हाइपो माने कम। तो ये क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, माने ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। हाइपर है माने बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ये कैसे कराता है? और एक बीटा सेल है, वो है, उसको भी जाने, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। एक ये बीटा सेल है, ग्लूकोजेनेसिस कराता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता था। ये क्या करता है, इंसुलिन, बीटा सेल जो है ये रिलीज करता है इंसुलिन। वो क्या करता था, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज करता था, ग्लूकागॉन को अल्फा सेल, और बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करता है। तो बीटा सेल के फंक्शन जानते हैं पहले थोड़ा। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है, और ब्लड में, माने पैनक्रियाज हार्मोन चुकी है तो ब्लड में डायरेक्ट आएगा, एंडोक्राइन है। तो इंसुलिन क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको स्टिमुलेट करता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन, जो इकट्ठा होगा लीवर में और जगह, मसल्स में, बाकी और पार्ट्स में। तो इकट्ठा किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये काम करता है इंसुलिन, और रिलीज कहां से होता है, बीटा सेल से। पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, और हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो माने कम, तो ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है।
बीटा सेल ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है और अल्फा सेल ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। कैसे करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन करके लिवर में इकट्ठा कर देता है और ग्लूकागान जो है ये ग्लूकागॉन ये करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों का फंक्शन उल्टा है, ये दोनों होमोस्टेसिस करते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो। अल्फा सेल हाइपर माने ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड में, कैसे? तो ग्लाइकोजन का रिएक्ट वो करके स्टिमुलेट करता है और ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अगर हम जिस दिन फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो ये अल्फा सेल की भूमिका बड़ी हो जाती है, ये ब्लड में ग्लूकोज देता है पहले से स्टोर ग्लाइकोजन से, जो कि स्टोर है बॉडी पार्ट्स में। तो ये अल्फा सेल का फंक्शन हुआ और ये बीटा सेल का फंक्शन हुआ। एक डेल्टा सेल है जो तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं रिलीज होता है, जो तीसरा हार्मोन सोमैटोस्टेटिन। ये क्या करता है कि चूंकि पैनक्रियाज के सेल बहुत सारे हार्मोन रिलीज करने की कंडीशंस में है, अगर डेल्टा सेल फंक्शन नहीं करेगा तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे हार्मोन पैनक्रियाज रिलीज करेगा। तो उस रिलीज को सप्रेस करने का काम डेल्टा सेल करता है। कैसे? सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि यही सेल जो रिक्वायर्ड है, यही सेल रिलीज हो, बाकी सेल रिलीज ना हो। तो बाकी लोगों के रिलीज को सप्रेस करता है डेल्टा सेल, और ये 3 से 10% है पैनक्रियाज में। एक है पीपी सेल, एफ सेल, इसको पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल बोल रहे हैं। ये क्या करता है कि ये डेल्टा सेल का फिर से बता दीजिए, डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और ये प्रयास करता है कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल के अलावा और भी हार्मोन रिलीज न हो, क्योंकि पैनक्रियाज और हार्मोन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो और भी सेल्स रिलीज कर सकता है और भी हार्मोन रिलीज कर सकता है, और हार्मोन रिलीज कर सकता है, सॉरी सेल नहीं हार्मोन। तो उन अदर हार्मोन्स रिलीज न हो, इसका काम करता है सोमैटोस्टेटिन। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट पीपी सेल की हम लोग बात करें, जिनको एफ सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों अपना हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, कोई कितना भी रिलीज कर सकता है, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा कि भाई अब आपको रिलीज नहीं करना या आपको रिलीज करना है? तो इनको रेगुलेट करने का काम ये एफ सेल करता है। ये दोनों को बोलता है कि भाई आपकी लिमिट यहीं पे है, आपको इतना ही सीक्रेट होना है, आपको इतना ही हार्मोन सीक्रेट करना है, अल्फा सेल को भी और बीटा सेल को। तो दोनों सेल को ये कंट्रोल करता है कि जो सीक्रेशन होगा, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, ये सब एफ सेल करता है। मतलब घर में बाकी लोग कोई ज्यादा या प्लस कोई एक्स्ट्रा काम ना करने लगे, कोई कम काम ना करने लगे, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए, ये इंश्योर करता है पीपी सेल या एफ सेल। तो ये 4 सेल मुख्य रूप से हम लोग पढ़ रहे थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। अल्फा हम लोगों ने बोला था कि ग्लूकोज बढ़ाता है, बीटा ग्लूकोज कम करता है, सोमैटोस्टेटिन जो है सप्रेस करता है बाकी लोगों को रिलीज को, और ये एफ सेल इन सेल्स को रेगुलेट करता है कि आपका फंक्शन जितनी जरूरत हो उतना हो। तो ये पैनक्रियाज का एक तरह से हम लोगों ने जानना कोशिश किया जानने का कि पैनक्रियाज ये काम करता है। ये पैनक्रियाज के फंक्शन हम लोगों ने देखे, इस तरह का फंक्शन है। तो ये अल्फा, बीटा, सेल्टा, एफ और सेल क्या काम करते हैं। एक चीज और पढ़ लें, अपनी किताब पर चलेंगे थोड़ा और, पहले इसको देख ही लेते हैं।
ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्लूकोज की जो मात्रा है वो शरीर में आवश्यकता जितनी डिफाइन है उससे ज्यादा हो जाती है। तो हमको लगता है हम लोग को बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा अपने को क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, तो ये बड़ा था कि ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। इनके फंक्शन को हमने बताया कि ये कौन करता है, इंसुलिन बीटा सेल से है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से, सोमैटोस्टेटिन और डेल्टा सेल से। अब ब्लड ग्लूकोज का मात्रा कितना है हमारे शरीर में, तो 80 ± 10 mg पर डेसीलीटर। कितना होगा परसेंटेज, मतलब 100 ml अगर हम लोग लेंगे, या अगर उसको मेजर करेंगे 100 ग्राम ब्लड, ये ध्यान से परसेंटेज इसीलिए लिखा हुआ है, इसको डेसीलीटर बोलते हैं, मतलब लीटर के ठीक पहले। तो 100 मिलीग्राम, 80 to 100 मतलब 70 भी हो सकता है, और 90 मिलीग्राम अगर 100 ग्राम, मेरे हिसाब से अगर कंपैरिजन हम लोग उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को ध्यान न रखें, तो 100 ml ब्लड या 100 मिलीग्राम ब्लड में 80 मिलीग्राम, 100 ग्राम में 80 मिलीग्राम होगा। माने ये कितना, डेसीलीटर बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली डेसीलीटर में ये ब्लड होगा। कितना हम लोग जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बोलते हैं 80 के आसपास है, तो ये होना चाहिए। और हम लोगों ने चर्चा किया कि हाइपोग्लाइसेमिक क्या है, माने कौन कम करता है, इंसुलिन करता है, और ग्लूकागॉन उसको बढ़ाता है। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर 80 mg% की बात कर रहा है, अगर ये बढ़ता है तो इंसुलिन यूज करते हैं, और नहीं जरूर वो करके बढ़ाता है। तो क्या करता है इंसुलिन, क्या करता है ये देखिए, तुरंत एनर्जी के लिए इंसुलिन में से 50% यूटिलाइज होगा फॉर द एनर्जी। अगर एक्स्ट्रा है तो 30 to 40% फैट में इकट्ठा हो जाएगा, और 5% लीवर में इकट्ठा हो जाएगा। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके यहां जाके ये इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए ये लिख रहा है, अगर 70 kg का एक व्यक्ति है तो उसमें 80 मिलीग्राम % जो है, लगभग 400 ग्राम ग्लूकोज उसके ब्लड में होगा। 400 ग्राम है, ये एक बार चेक करना चाहिए, गलत है कि सही है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। बाहर की जो कोशिका तरल है उसमें ग्लूकोज के रूप में 20 ग्राम है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में 400 ग्राम है, और अस्थि पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में 400 मिलीग्राम है। मतलब ये ब्लड के अलावा इकट्ठा है। जब हमारे पास ब्लड में नहीं होगा तो इन जगह से ये वापस आएगा, और कौन ले आएगा, अल्फा सेल ले आएगा, जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा है इनको ब्लड में ले आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा होने पर यहां जाके इकट्ठा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। यही बात ये कह रहा है कि उपरोक्त चारों ऊतकों को संतृप्त करने के पश्चात शेष रक्त ग्लूकोज बसा एडिपोज टिश्यू में बसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और इनकी जो संग्रह क्षमता है वो अनलिमिटेड है। माने वो फैटी होता जाएगा, आदमी बढ़ता जाएगा ग्लूकोज, तो इनके पास ये कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये यही बात कह रहा है कि अगर बीटा कोशिकाएं इंसुलिन न दे तो क्या होगा, शरीर के रक्त में ग्लूकोज स्तर प्रत्येक भोजन के पश्चात बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि काम वो करता है। दूसरा, अब ये भी जानते हैं कि शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक ग्लूकोज मात्रा न मिलने से वो रोएंगी। अब उनको क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि ग्लूकोज तो है और सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। सेल ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो ये बोल रहा है वो रोएंगे, स्ट्रेस में होंगी। तो हार्मोन जो होंगे डायबिटोजेनिक हार्मोन, ये आगे आएंगे, जो लीवर से और वसा से ग्लूकोज निकालेंगे। कौन निकालेंगे? अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या करेंगे? कोशिकाएं मैसेज देंगे हाइपोथैलेमस को कि मेरे को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वहां से आएगा। तो ये जो अल्फा सेल है ये ग्लूकोज को लीवर से और फैट से निकाल के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग हाइपर बोले थे, हाइपरग्लाइकेमिया। माने ये ग्लूकोज अगर ब्लड में बढ़ गया तो हाइपर शब्द है और कम हो गया तो हाइपो है। तो ये बढ़ेगा कैसे? ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल्स हाइपोथैलेमस को मैसेज दे रही हैं रो के कि मेरे को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा? अल्फा सेल जाके फिर रिएक्ट करके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देंगे और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसलिए अगर हार्मोन, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, तो ये पहले जान ले थोड़ा। तो हाइपर ग्लाइकेमिया हो जाएगा, मीन्स की एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और अगर एक्सेस होगा तो यूरिन से निकलेगा। और इसके बाद भी ये कह रहा है कि इस कोशिकाओं से, जो भूखी कोशिकाएं जिनको नहीं मिल रहा है, जब वसा कोशिकाओं से फ्री फैटी एसिड भूखी कोशिकाओं को उपलब्ध होगा तो फ्यूल के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जो फैट सेल से वहां से ये कर रही हैं, तो रक्त में कीटोन बढ़ेगा। इसीलिए जब भी हम टेस्ट करते हैं इंसुलिन और ब्लड में ग्लूकोज, तो कीटोन भी डॉक्टर चेक करता है। वो जानना चाहता है कि कीटोन कितना हो गया है, प्रॉब्लम किस लेवल तक है। ये डॉक्टर्स बताएंगे कि कीटोन जो है ये चेक करेंगे कि ये फैट से कीटोन बन रहा है, मतलब ग्लूकोज है और एक्स्ट्रा बन रहा है। और अगर यहां से भी खत्म हो गया तो प्रोटीन से बनाएंगे ये, और प्रोटीन से जब बनाएंगी ये लोग तो पेशी गलन होगा, वेस्टी डिस्ट्रोफी होगा। माने हमारी जो मसल्स हैं ये उसमें से ग्लूकोज निकलेगा, वो कमजोर होंगी। मतलब ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल्स कह रही है कि नहीं है, और फिर जहां जहां ग्लूकोज अवेलेबल है फैट से, माने प्रोटीन से तो सबसे बाद में लेते हैं और फैट से पहले तो ग्लाइकोजन से लेंगे, इनसे डायरेक्ट लीवर से। वहां से नहीं मिलेगा तो अस्थि से भी ले, मसल्स में जो इकट्ठा वहां से लेंगे, प्रोटीन से लेंगे, और आता जाएगा। और क्या होगा? सेल्स को मिलेगा नहीं और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो डायबिटीज है, जो शुगर एक्स्ट्रा है ग्लूकोज, इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं इस डिजीज को। और इसमें इसको 3P डिजीज भी बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। इस केस में रोगी को अत्यधिक प्यास लगेगा, रोगी को अत्यधिक भूख लगेगी और यूरिनेशन बहुत होगा। ये तीनों चीजें 3P डिजीज जो है ये डायबिटिक मेलाइटस में लक्षण हैं। और ये क्यों हो रहा है? तो एक जगह और चलते हैं, फिर थोड़ा देखें। ये जानने के पहले एक और पिक्चर देखते हैं। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक सेल है, एक सेल है, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, और ये सेल के ऊपर जाता है। सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है, ये इंसुलिन को पहचानता है कि इंसुलिन है, आ गया। जब ये इंसुलिन आ जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर सेल के ऊपर, तो ग्लूकोज का जो पैसेज है सेल में जाने का वो खुल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है। ये इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन आने पर
सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए, सेल के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश करने के लिए क्या करता है, ग्लूकोज का रास्ता खोल देता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है। जया जी अपनी कर रही है क्या? स्क्रीन जया शेयर जी, बंद कर दीजिए। जया जी ने खोल दिया है। जी कृपया आप लोग, शायद गलती से हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से इसको समझते हैं। ये सेल है, सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर होता है। जब पैनक्रियाज से इंसुलिन ब्लड के थ्रू सेल्स के पास पहुंचता है तो इसको इंसुलिन को पहचानने के बाद सेल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को रास्ता मिलता है, ग्लूकोज को इंटर होने के लिए रास्ता खुल जाता है। मतलब अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज सेल में प्रवेश कम करेगा या नहीं करेगा। ब्लड में ग्लूकोज है, सेल को नहीं मिल रहा है क्योंकि इंसुलिन आकर इंसुलिन रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज पैसेज, ग्लूकोज का रास्ता नहीं खोल रहा है। ये बोलते हैं कि परमेबिलिटी बढ़ाता है। यहां एक जाने के लिए होल है लेकिन होल छोटा है, तो अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ग्लूकोज अंदर प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन को फील नहीं करेगा, उसको ये नहीं बता पाएगा कि इंसुलिन आया है और सेल्स को भूख लगी रहेगी। सेल्स के चारों ओर ग्लूकोज है, सेल रो के बता रही हाइपोथैलेमस को कि मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, लेकिन इंसुलिन की अनुपस्थिति के कारण ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ये बोलते हैं हम लोग कि इंसुलिन ग्लूकोज सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है फॉर द ग्लूकोज। सेल की परमेबिलिटी, सेल जो मेम्ब्रेन है उसमें परमेबिलिटी, होल को बढ़ा देता है ग्लूकोज जाने के लिए। तो एक केस ये हुआ कि इंसुलिन बनाया और ऐसा प्रवेश कर गया। मान लीजिए कि इंसुलिन ही नहीं है, जीरो है। क्या है? इंसुलिन जीरो है। तो इंसुलिन जीरो है तो इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करेगा, ब्लड में ग्लूकोज रहते हुए भी सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। दिस इज टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का प्राथमिक रोग, टाइप 1 डिजीज जो बोलते हैं ना कि इनको टाइप 1 में डायबिटीज है कि टाइप 2 है। तो टाइप 1 और टाइप 2 क्या है? टाइप 1 का मतलब ये है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। ये अनुवांशिक भी हो सकता है कि किसी में बीटा सेल ना हो किसी बच्चे में, तो वो पैदा होने के दिन ही अगर बीटा सेल नहीं है तो इंसुलिन पैदा होते ही लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज सेल को जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। और अगर किसी का पैनक्रियाज बीटा सेल सीक्रेट नहीं कर रहा है तो ये टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है। टाइप 1 इसको बोलते हैं क्योंकि इंसुलिन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा और पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा। केस 2, पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन आवश्यकता से कम है। तो क्या होगा? कुछ ग्लूकोज प्रवेश करेगा और कुछ ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि कुछ सेल को तो इंसुलिन काम करेगा, कुछ सेल पे नहीं जाएगा। माने जितनी रिक्वायर्ड है पर्याप्त मात्रा में अगर ग्लूकोज इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसी मात्रा में ग्लूकोज जितना बनेगा, उदाहरण के लिए कि अगर 100 नंबर ऑफ इंसुलिन चाहिए, माने ये एग्जांपल है, इसको रिलेट नहीं करना इससे, और पैनक्रियाज 60 बना रहा है और 100 सेल 100 को चाहिए इंसुलिन रिसेप्टर पे 100 जगह, तो 60 पे जाएगा तो 60% सेल को ग्लूकोज मिलेगा और बाकी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो एक में क्या हुआ? जीरो इंसुलिन है और एक में इंसुलिन तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा से कम है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज दो तरीके के हुआ, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का मतलब जीरो इंसुलिन, टाइप 2 का मतलब
पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज को प्रॉब्लम है, वो किसी कारणवश उतना इंसुलिन बना नहीं पा रहा है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्लियर हुआ? ओके सर। एक डायबिटीज मेलाइटस में अपना साउंड बंद कर लीजिए, सुशील जी बंद कर लीजिए। इंसिपिडस होता है एक डायबिटीज, उसका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, नाम है डायबिटीज, क्योंकि यहाँ मेलाइटस पढ़ रहे हैं हम लोग। उस केस में उसका डायबिटीज से यहाँ से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, उसको अभी हम लोग आगे देख लेंगे, पहले पढ़े हुए थे फिर से रिपीट कर लेंगे। तो डायबिटीज जो हम लोग समझते हैं डायबिटीज मेलाइटस है, और टाइप 1 और टाइप 2 ये हम लोग आगे उसमें है। ये क्यों हो सकता है? एक तो हेरिडिटी, बीटा नहीं बन रहा है तो हेरिडिटी है, कोई बच्चा पैदा हुआ ऊपर पेरेंट्स सीरीज में प्रॉब्लम है तो नहीं मिलेगा, या एक ये हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिफेक्ट हो, तनाव की स्थिति हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये हो सकता है। एज के हिसाब से भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जो प्राथमिक जिसको हम लोग बोल रहे थे उसमें एक दो तरीके का कारण ये बोल रहे नहीं पता। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, मान एक ऐसा चीज जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है और दूसरा इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2। क्लियर हो रहा है ना? माने जो पैदा होते ही उसके पास इंसुलिन बाहर से लेना है तो पूरा तरह से निर्भर है, और एक जिसके पास है तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इसका फुल फॉर्म लिख के हम लोग एग्जाम में आता है, IDDM क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, ये हम लोग की बुक है अपनी। और दूसरा वही बोले थे कि किसी कारण से बहुत सारे रोग है, पेनक्रियाज में इन्फ्लेशन है, स्टोन है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, ये वो, इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कि ये है सेकेंडरी माने टाइप 2 कि इंसुलिन बना रहा है, वो खुद प्रॉब्लम में है, बहुत सारी चीजें उसको दिक्कत में आ रही हैं तो वो नहीं बना पा रहा, तो टाइप 2 है। हम लोग यही बोले थे हाइपर क्या है? एक्सेस इंसुलिन होगा तो क्या होगा? एक्सेस इंसुलिन होगा तो इंसुलिन एक्सेस हो गया तो वो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को ले जाके इकट्ठा कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ब्लड में ग्लूकोज होगा ही नहीं। मैंने ये जानना चाहिए, अगर बीटा सेल एक्सेस काम कर रहा है, इंसुलिन एक्सेस बना रहा है, तो क्या हो रहा है? ब्लड में मान लीजिए ग्लूकोज चाहिए और वो सारे ग्लूकोज को मैक्सिमम को ले जाके इकट्ठा कर दिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो अगर इकट्ठा कर देगा तो कम हो जाएगा, और दूसरा केस क्या होगा कि जब वो ग्लूकागॉन ग्लूकोज ज्यादा दे देगा तो वो हाइपर हो जाएगा। तो ये दोनों है कि कोई भी ज्यादा इफेक्टिव हुआ तो ये काम कर देगा। बीटा सेल ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसको इसके लिए सोमेटोस्टेटिन है कि दोनों लोग अपना काम करें। अगर वो नहीं कर रहा और इफेक्टिव हुए तो कोई हाइपर कर देगा, कोई हाइपो कर देगा। तो वो पता है ये क्या करना है, इंसुलिन लेना है या ग्लूकोज लेना है। हाइपो के केस में क्या करना है, ग्लूकोज कम हो जाएगा तो ग्लूकोज खिला दीजिए, हाइपर के केस में इंसुलिन बढ़ा दीजिए, उसकी दवाई हो जाएगी। तो ये था इस से संबंधित, थोड़ा बचा है टाइम कम तो जल्दी से निकला लें। ये हम लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में जाना, अब थोड़ा एड्रिनल ग्लैंड को जान लें। सर आधा मिनट मुझे देंगे? सर पूरा समय लीजिए, आप ही का। नहीं सर, थोड़ा डेविएशन नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छूट गया। ये जो अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल, डेल्टा सेल जो स्टैटिन जो इंसुलिन को वो बनाता है, दिस कंट्रोल्स द अल्फा एंड बीटा सेल। यस, ये दोनों को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ज्यादा बन रहा है तो उसको रोकता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसको रोकता है। नहीं, वो सप्रेस करता है बाकी लोगों को। ठीक, वो भी सही है, बट इट इज ऑल्सो देयर। ये जो है दोनों को
की क्वांटिटी कम ज्यादा करने में इसका मेन रोल है, एंड इट आल्सो सप्रेसेस द अदर हार्मोन्स और द जूसेस which are being secreted by the pancreas, but same time it works more or less for controlling alpha and beta cells output, that is insulin and glucagon. Thank you, sir. एफ सेल क्या करता है सर? पीपी सेल? पीपी सेल तो आपने बता दिया, वो ठीक है। इतना मेरे पास एक्स्ट्रा समझ की बात थी, अगर करेक्शन है तो कर लीजिए। पीपी सेल का जो मेन फंक्शन है, ये एक्स्ट्रो और एंडोक्राइन सारे फंक्शन को कंट्रोल करना है। दिस इज फ्रॉम द एफ सेल या पीपी सेल। बिल्कुल सही कह वो रहे भी हैं, करता होगा बिल्कुल पार्शियली। सही कह रहे हैं। वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जो 1% पार्ट ऑफ द एक्सोक्राइन है, उसको और इसके बीच में समन्वय बिठाता है पीपी सेल या एफ सेल, whereas delta cell may work for controlling the other secretion of other hormones and juices from pancreas as well. More attention it pays so that the number of insulin and number of the glucagon remains in a balance. ठीक है, देख लीजिए करेक्शन अगर जरूरत है, अदर लोग भी जानते हैं। सर ये ठीक बोल रहे हैं, मैं भी एग्री करती हूँ उनसे। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो 99% है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन इज 99% एंड एंडोक्राइन इज 2%। वो आप ठीक बोल रहे थे, 1%, वो आप ठीक बोल रहे थे। हाँ जी। सोमेटोस्टैटिन जो है वो इंसुलिन और उन दोनों को कंट्रोल करता है, इंसुलिन और जी, ग्लाइकोगन। जब इंसुलिन ज्यादा बनता है तो वो आपको थर्मस से कह के उसको रोक देता है। हाँ जी, हाँ और जी, जब ग्लूकोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट ज्यादा होता है, उसको भी रोक देता है। हाँ जी, ये ठीक है। लेकिन वो बात जो है ना, वो आप बोल रहे हैं ना 99%, 99 और 1 वाला है, तो 99 इज एक्सोक्राइन एंड 1% इज एंडोक्राइन। ठीक है, मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके। आगे चला जाए? प्लीज आगे चले। एग्जैक्टली नहीं, वो ये जो 99 1 और एग्जैक्टली हम लोग के लिए क्या है कि थोड़ा बहुत ही, क्योंकि हम लोग उस फील्ड के तो है नहीं, तो जैसे आपने थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, बाकी लोगों ने भी किया है, तो हम लोग को ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये सेल होते हैं और इनसे ये कंट्रोल होता है। परसेंटेज और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वो वाली वैसी कोई बुक तो पढ़ी नहीं है, तो कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। सर ये वेरिएशन बहुत जगह बहुत डिफरेंट भी मिलते हैं, बहुत डिफरेंट है। बोन्स में पढ़ रहा था अभी, सर ने बताया 25%, बुक 25% पानी बता रही है, whereas the medical book says 14% वाटर। तो वेरिएशन रहते हैं इसमें, ज्यादा मत्ता पच्ची का सब्जेक्ट हमारा नहीं है। सर इंसुलिन एक्चुअली क्या करता है, इंसुलिन कैरियर की तरह काम करता है। वो ग्लूकोज को ब्लड से लेके सेल में एंट्री दिलवाता है, उसका अपना कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ वो सेल में एंट्री के लिए रहता है। जो इंसुलिन मैंने आपको यही बताया कि एंट्री कैसे दिलवाता है। हाँ जी, बिल्कुल एंट्री के लिए रहता है, वो उसका एज ए कैटलिस्ट काम करता है, पर वो अपना उसका कोई रोल नहीं है कन्वर्ट करने में। वो आगे चल के आपको बहुत डिटेल मिलेंगे। अभी आगे जब आप 3 और 4 में जाएंगी तो उसके और भी डिटेल मिलेंगे। इतने में अपने आप को समराइज मत करिए, जितना तिवारी सर ने बताया वो बिल्कुल सही है, और उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप सब लोग सही हैं, तो कहीं से हम लोग कलेक्ट किए हैं तो थोड़ा वेरिएशन होगा, तो आप सब लोग सही हैं। और क्योंकि जो परसेंटेज है ना, वो क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड के, तो उतना हम लोग को कुछ आता नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है वो कहीं से हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे से और शेयर कर रहे हैं। जिस किसी को अच्छा आता है उसको स्वागत है, वो बताएगा तो बहुत खुशी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तो अगर वो शेयर करता है तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। तो वी विल इनवाइट ऑल द पर्सन टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। चलिए आगे थोड़ा आगे चलिए, चल रहे हैं। नहीं, वो
ठीक है सर, तो आगे चलते हैं ना। बाकी सबका स्वागत योग्य है। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कलेक्ट कर लेगा एक जगह, तो उसको अपॉर्चुनिटी सर देंगे कि वो लोग अपनी बातें शेयर कर पाए। तो हम लोग अभी एड्रिनल ग्लैंड के लिए थोड़ा बात करते हैं। जो ये है किडनी में, ये किडनी है ये, और किडनी के ऊपर दोनों और किडनी है, बैक साइड से दिखती है, अगर आप देखेंगे तो बैक से पिक्चर है। तो ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है दोनों। ये छोटी सी किडनी सेम आकार की है, इसके ऊपर ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड है। ये लोकेशन है इसकी एड्रिनल ग्लैंड की। तो इसमें क्या है कि अगर देखेंगे तो ऐसा राइट की साइड में राइट है और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, और इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो अगर इसको कट करके देखेंगे तो बाहर वाले पार्ट को हम कार्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो ये सिक्रेशन करती हैं बाकी हार्मोन का। तो जो अंदर वाले पोर्शन है वो अलग और बाहर वाले पोर्शन अलग अलग सिक्रेशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स से जो सिक्रेशन होता है वो एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और एंड्रोजन, और मेडुला से जो सीक्रेट होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये सिक्रेशन मुख्य रूप से ये सिक्रेशन होता है इनका। और ये एक साफ साफ लिखा है कि ये जो सारे हार्मोन हैं इनका प्रभाव शरीर के समस्त ऊतकों पर एक सा है। ये एक तरीके का है, माने सिमिलर फंक्शन करते हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक, अति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। इनके बिना चलेगा तो जीवन, लेकिन कष्टों की जो झेलने की क्षमता है, मतलब जो कष्ट आएंगे तो उस समय बियर करना है, रिएक्ट करना है, इन सब चीजों के लिए उस स्थिति में ये हार्मोन बहुत उपयोगी हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं। तो देखते हैं क्या है। इनसे है एल्डोस्टेरॉन है, ये कार्टेक्स से होता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका जो पिट्यूटरी के पास इसका नियंत्रण नहीं है। तो अब ये करता क्या है, कहाँ से है इसका, ये जे ऑपरेटर जो किडनी से रिलेट करता है, सब लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, रेनिन ये शब्द। ये कहता है कि किडनी को सामान्य से कम रक्त की जब आपूर्ति होती है उस केस में क्या करता है, डिस्टल ट्यूब पर इफेक्ट डालता है और सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये जो एल्डोस्टेरॉन है करता क्या है, डिस्टल ट्यूब, हम लोगों ने पढ़ा है नेफ्रॉन के पूरे कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा जल्दी कर ले, टाइम बहुत हो गया। तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम और जल अवशोषित हो जाते हैं। तो इस तरह रक्त में इन चीजों की मात्रा बढ़ जाती है अवशोषित होने से। इसका एक ये है कि दूसरा चीज इसका इम्पैक्ट ये आया कि ये बढ़ा देता है। दूसरा है कॉर्टिसोल, ये भी वही करता है कि ये कहता है कि एसी के प्रभाव में है, एसीटीएच एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के प्रभाव से ये नियंत्रित है। ये इसका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में है। तो अब ये करता क्या, ये भी सामान्य में इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन जब स्ट्रेस की स्थिति आती है ये क्या करता है, नॉन एसेंशियल हार्मोन तो है, लेकिन जब शरीर पर स्ट्रेस आता है, कभी मानसिक आघात, अत्यधिक गर्मी, या कभी आपका ऑपरेशन हुआ हो, स्ट्रेन की स्थिति हो, तो ये क्या करता है, इन स्थितियों में ये कॉर्टिसोल क्या करता है, सेल्स की कार्य क्षमता को अधिक कर देता है, सामान्य से अधिक कर देता है और सब पे अलग अलग प्रभाव डालता है। तो शरीर को स्ट्रेस और स्ट्रेन की दशा से बचाता है। अगर इनके न होने पर ऊतकों का जीवन काल सामान्य परिस्थिति में सामान्य से कम हो जाता है। उक्त परिस्थिति का मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन आया है, जो ऊपर डिफाइन हम लोग किए हैं, अत्यधिक गर्मी, शारीरिक मानसिक प्रति आघात और ये चीजें। इस केस में हमारी जो सेल्स हैं उनकी लाइफ कम हो जाएगी। क्यों, अगर कार्टिसोल नहीं रहेगा। तो कार्टिसोल का इफेक्टिवनेस तब है जब ये परिस्थितियां स्ट्रेस और स्ट्रेन की हो, यहीं से रिलीज होता है। एंड्रोजन है, ये क्या करता है,
यौनावस्था तक उनको मदद करता है और प्रोटीन का संश्लेषण इसका प्रारंभिक कार्य है। और मेडुला से जो ये निकल रहे हैं दोनों नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये भी ये काम क्या करते हैं, ये देखिए ये यहां से निकलता है, हृदय रक्त वाहिनियों पर विशेष प्रभाव रखता है। ये ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला यह हार्मोन हृदय रक्त वाहिनियों पर विशेष प्रभाव रखता है। कार्टिसेल की ही भांति इसका प्रभाव शरीर की समस्त कोशिकाओं पर कम अधिक पड़ता है, माने किसी कोशिका पे कम पड़ता है और किसी पे ज्यादा पड़ता है। इसका सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में नहीं। इमरजेंसी के केस में ये देखिए, बॉडी इमरजेंसी की स्थिति में इसके न होने से कोशिकाओं का, माने ये जो हार्मोन है ये इन केस ऑफ इमरजेंसी फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई दुश्मन सामने आ जाता है तो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें भागना है या लड़ना है, तो ये उस स्थिति में इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोला जाता है। एक शॉक की स्थिति क्या है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, 8:30 बज गया है। इस शॉक की स्थिति क्या है कि जब पेरिफेरियल रक्त की मात्रा 40% प्रवाह से 40% कम हो जाए या उससे ज्यादा कम हो जाए तो सबको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, क्योंकि सर्कुलेशन ही नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये दोनों होमोस्टेटिस क्रिएट करते हैं। कॉर्टिसॉल, एल्डोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये शरीर में होमोस्टेसिस करते हैं। माने जब शॉक की स्थिति आती है या सामान्य सलग तो ये सब काम करते हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और। इसमें एक चीज ये दिया है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसॉल, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। इसमें ये बोल रहा है कि कसिंग सिंड्रोम की संज्ञा दी गई अगर अधिकतर ये श्रवण हो रहा है तो। और कार्टिसॉल अकेले नहीं होता, ये कह रहा है कि इसके साथ एंड्रोजन भी सिक्रेशन और भी होता है। तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। अधिकतर प्रौढ़ महिलाओं में इसके लक्षण मिलते हैं और चंद्रमा की भांति गोल मटोल शरीर हो जाता है, उधर फूल कर नीचे आ जाते हैं, तो ये पेल्विक एरिया लटक जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि चारों हाथ पांव में सूजन नहीं दिखाई देता है, ये आप देखिएगा। बाकी जगह तो ये कह रहा है गोल मटोल हो गया, लेकिन यहाँ सूजन नहीं दिखाई दे रहा। और अगर रोगी को खड़ा करे हाथ, चारों हाथ पैर पे, तो वो जानवर की तरह दिखाई देगा। ये इसकी रीजन है कि ये दोनों जो है कार्टिसॉल हाइपर है अगर किसी का ये है। अब ये देखिए गर्दन फूल कर कंधों में, ऐसा गर्दन हो जाएगी कि कंधे गर्दन दिखाई नहीं देगी। माने कोई पेशेंट ऐसा आता है कि लगता है कि उसका गर्दन ही नहीं है, इतना फूल गया है, तो ये माना जा सकता है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसॉल है और अकेले नहीं है। तो बहुत सारी इसमें चीजें ये दिखाई दे रही हैं, इसको एक बार देख लेंगे हम लोग। और हाइपर सिक्रेशन में इसमें क्या कहता है, इसमें ये कह रहा है हाइपरटेंशन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा और न्यूरोलॉजिया होगा, ये सब जो रोग हैं ये होंगे। कॉर्टिसॉल जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो इसमें पोटेशियम का स्तर कम हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि पोटेशियम का स्तर कम हो गया, इसको कौन सिंड्रोम बोलते हैं, कौन्स। और इसमें हाइपरटेंशन दिख रहा है, उसमें पेशी दुर्बलता, मतलब मसल्स जो वीक हो जाएंगे। अगर पोटेशियम कम हो गया तो आप ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि इसका पोटेशियम कम हो गया तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हो सकता है, क्योंकि ये कॉर्टिसॉल की भी इसके साथ एक्सेस हो सकता है। ये कहता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब तक 9/10 भाग निष्क्रिय तब तक यह लक्षण नहीं पता होता है। माने एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर 9% खराब हो जाए जब तक, तब ये पता चलता है। मतलब ये जब पता चलेगा तो पता लगा हम कितना इसको ठीक कर पाए। तो ये अलग अलग है। हम लोग ये देख लें कि स्ट्रेस स्ट्रेन की स्थिति में कॉर्टिसॉल की कमी से हम लोग पढ़े थे कि कॉर्टिसॉल क्या कराएगा, पेशियों में ऐंठन, साइनोसिस, श्वास गति कम, तापक्रम असंतुलित, तो होमोस्टेटिस असंतुलित हो जाएगा तो तापक्रम, स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्थिति में टेम्परेचर प्लस माइनस होगा, श्वास गति कम अधिक हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। अब ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एल्डोस्टेरोन से आयन में जल कम, रक्त दाब कम है, हाइपोटेंशन है। यहाँ पर आप देखिएगा बोल रहा था श्वास गति बढ़ेगी, है ना, और यहाँ पर एक एल्डोस्टेरोन में हाइपोटेंशन हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा।
यहाँ एक चीज और देखना है, ACTH और MSH ये अगर चेंज होते हैं यहाँ पर तो चेहरे पे एक पिगमेंटेशन हो जाएगा, हाथ पांव पे जो है ना गहरा रंग हो जाएगा, मुख गुहा पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे गहरे धब्बे पैची डार्कनिंग ये दिखाई देंगे। एड्रिनल मेडुला में क्या है, एड्रिनल मेडुला की अक्रियता के कारण माने ये कम काम कर रहा है, मेडुला माने इनसाइड, तो क्यों व्यवधान नहीं है लेकिन वो आकस्मिक स्थिति को झेल नहीं पाते हैं। मतलब वो कोई आकस्मिक स्थिति आती है और वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें भागना है कि रुकना है, माने इमरजेंसी हार्मोन इनइफेक्टिव है, माने वो किसी भी इमरजेंसी केस में तय नहीं कर पाता है कि मुझे भागना है या लड़ना है, तो ये माना जा सकता है कि एड्रिनल मेडुला में प्रॉब्लम होगी, कम ये सीक्रेट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, अगर हाइपोट्रोफी अतिवृद्धि हो गई, क्या हो गया, वही हाइपर माने कि अधि हो गई, इसमें रोगी क्या करता है, हाइपरटेंशन है, ट्रेकेकार्डिया है, ये बहुत सारे जो है, अधिक पसीना होगा और स्वभाव से डरपोक होगा। माने यहाँ पे क्या करना है, डरपोक होगा, माने अगर एड्रेनल मेडुला इफेक्टिव नहीं है तो हाइपरटेंशन की भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें पसीना अधिक होगा और स्वभाव से डरपोक होगा। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। टेस्टोस्टेरोन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्टिज में और ये सारे फंक्शन इसमें, और ये क्या है फिर से एक बार थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। यौनावस्था से अनिश्चित कालीन तक ये टेस्टोस्टेरोन हम लोग पढ़े थे, सेल ऑफ लेडिक्स, और वहां पर ये ले जाता है और स्पर्म को भोजन उपलब्ध कराता है। टेस्टोस्टेरोन जहाँ सिक्रेशन होता है बाहर, तो ये एंटीरियर पेट्यूटरी FSH और LS सिक्रेशन होता है, मतलब FSH और LS होगा और हाइपोथैलेमस से ये दोनों कंट्रोल होते हैं। एक्सेस है तो और कम है तो हाइपोथैलेमस जो है सीक्रेट करके इनको बताता है कि ये करना है। सेल ऑफ लेडिक्स में उस पिछली बार हम लोग बताए थे कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कैसे होता है और क्या क्या काम करता है। इसमें बच्चों के टेस्टिज में इसका दो मुख्य कार्य जो है दिखा रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूबल सॉलिड होता है, इसको ट्यूबुलर बनाता है। ये एक बार रिपीट कर लें, टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल को सॉलिड बनाता है, सॉलिड होते हैं जो बच्चों में, उनको ट्यूबुलर बनाता है, क्योंकि इसी में से स्पर्म बनना शुरू होंगे। और यह जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल्स का प्रोलिफरेशन कराता है। मतलब इस प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि शुरू कराता है जर्म सेल बनना, जर्म से जर्मिनल एपिथेलियम से के जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू कराता है सेमिनल ट्यूबल में। तो ये हम लोग पीछे देखे थे कि ये कैसे फंक्शन करता है सेल ऑफ लेडिक्स से। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एंड्रोजन, ये दोनों इसके हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन इसमें हेल्प करता है, और ये देखिए अगर एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो क्या होगा, पहले ही माने क्या होगा, ये टाइम से पहले ही मेच्योरिटी प्यूबरिटी आने लगेगी अगर एक्सेस हो गया तो, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुला ये सारा काम माने स्पर्म का जनरेशन पहले ही कर देगा अगर ये टेस्टोस्टेरोन एक्सेस हो गया तो। और ये एक्सेस नहीं हुआ तो क्या करेगा, हमने चूंकि पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। भ्रूणावस्था में टेस्टिस का विकास उदर में किडनी के साथ होता है, और जर्म के ये 7 महीने तक हम लोग बात किए थे क्यों रहता है, और 8वें महीने नीचे उतर आता है, और नहीं उतरा है तो अनडिसेंडेंट है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर। और ये हम लोग बताए थे कि नीचे क्यों उतरता है, क्योंकि 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्पर्म के बनाने के लिए, स्पर्म को जनरेट करने के लिए, लाइफ के लिए बाहर निकलना जरूरी है। एब्डोमेन से नीचे रहता है टेस्टिस, अगर अंदर रहेगा तो खराब हो जाएगा, तो 7वें 8वें महीने उतर आता है। ये क्यों होगा, अगर नहीं आता है तो क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन की निष्क्रियता है। अगर किसी का नहीं उतरा तो ये डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, ये ध्यान से देखिएगा क्यों नहीं उतरता है। और अगर घटना बस नष्ट हो जाए तो खत्म ही हो गई कहानी उनकी, ग्रोथ हार्मोन और डिफिशियंसी है। टेस्टिस घटना पर नष्ट हो जाए, अगर किसी दुर्घटना से नष्ट हो गए तो होना ही नहीं, सारी प्रक्रिया खत्म। अनडिसेंडिंग टेस्टिस या टेस्टिकुलर एक्साइजन में दोनों
में व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाएगा, होगा ही नहीं, डिसेंड ही नहीं होगी तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो बाकी सारे कोई काम ही नहीं होगा। टेस्टिस नीचे नहीं उतरा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये तो शायद आप लोग पढ़े होंगे। ओवरी, ये ओवरी से दो निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों जो है यूस्ट्रस से निकलते हैं और इनका फंक्शन उसी तरह का जैसे पुरुष में और ये फीमेल में है, तो इन्फ्लुएंस है। अब देखिए वहां जो है ना मेल के लिए वो काम करता है और यहाँ ये फीमेल के लिए काम करता है। पेल्विक कैविटी में जो यूट्रस है, आप लोग शायद पीछे पढ़े होंगे उसको, तो ये यहाँ पर ये है यूट्रस जिसकी हम लोग बात की थी, पीछे आप पढ़े ही होंगे। तो ये यूट्रस है और ये ओवरीज है। तो यहाँ पर ये सिक्रेशन है और ये यूट्रस है, तो ये ओवरी दोनों और ये फिलिपियन ट्यूब से जुड़ी होती है, जो पीछे आप लोग पढ़े ही होंगे और उस पर तो चर्चा नहीं करना है। ये इनसाइड जो है ना, ये जो फंक्शन है, ये फॉलिकल से ये बनता, पीछे आप लोग पढ़े होंगे, तो ये उसकी एक पिक्चर थी। तो ये बोले थे कि अंडाकार ये दोनों किस तरह जुड़ी रहती है। ओवरी हम लोगों ने देख लिया, और पुरुषों की तुलना में मैं इनके दो सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो है इसमें काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये बोल रहा है कि ग्रोथ थायरॉक्सिन, ओवरी परिपक्व हो जाती है इसके इन्फ्लुएंस में। परिपक्व कौन करता है? तो ग्रोथ करता है, थायरॉक्सिन करती है। एफएसएच और एलएच के प्रभाव में फॉलिकल विकसित होता है। जो फॉलिकल विकसित होता है, यहाँ पर ये फॉलिकल विकसित होता है। तो ये जो फॉलिकल है ना, यहाँ से जो डेवलप होता है, ये डेवलपिंग प्रोसेस से 14 दिन तक यहाँ आता है। तो ये जो विकसित होने का कार्य है फॉलिकल, वो ये जो बोल रहे हैं ना, एफएसएच और एलएच के प्रभाव में विकसित होता है। ओवरियन फॉलिकल के आउटर सेल के लेयर में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, जो लड़की को युवती में बदलता है और शरीर में उपलब्ध वसा को पुनः वितरण करके चेहरे मांस पे ये बाकी चीजें प्रोवाइड करता है और सभी जननांगों को परिपक्वता प्रदान करता है और दूध के लायक बनाता है। ये यहाँ पर जब ओवा निकल जाता है 14 दिन बाद, ये जो पिक्चर थी, यहाँ से 14 दिन बाद जब ओवा निकल जाता है तो ये कार्पस लुटियम में कन्वर्ट होकर वापस यूटिलाइज हो जाता है। वही चीज यहाँ ये कह रहा है कि कार्पस लुटियम में ओवा निकल जाता है तो फॉलिकुलर सेल जो है कार्पस लुटियम में परिवर्तित होकर प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करने लगते हैं और बाकी ये विकसित करता है। तो ये आप लोग पढ़े हैं। यूट्रस में फर्टिलाइज ओवा को इम्प्लांट होने के लायक बनाता है। जो सर बोले थे कि 6 दिन बाद 16 सेल के साथ हो जाता है, और इसका काम प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू रहता है। इसको चूंकि आप लोग पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा इस बार, और ये कह रहा है कि फीमेल हार्मोन की कमी होने से जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है नहीं आते हैं, इनफर्टाइल हो जाती है। और ये हार्मोन डिफिशियंसी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, वासन भी हो जाता है। तो ये दोनों, इसमें मैं जानबूझ के नहीं है कि आप लोगों ने इस पे पढ़ा होगा। तो ये दोनों हार्मोन है। तो ये हो गया सर, थोड़ा हो गया। ठीक, बढ़िया, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बताया। तो इसको हटा लीजिए। डिटेल में आपने काफी डिटेल में बताया है, और उसमें जो कंट्रोवर्सी छोटी सी हो गई है उसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त दे दूं। देखिए, जो इंसुलिन का रोल है, वो जो तिवारी जी कह रहे हैं, हम उस पर नहीं कह रहे कि हाँ या सही, क्योंकि परसेंटेज कितना इस पे बात नहीं हो रही है। लेकिन प्राइमरी रोल कभी मत मानिएगा कि केवल वो सेल के अंदर उसको बढ़ाने का काम करता है।
मतलब इंसुलिन का ये रोल नहीं है कि वो प्राइमरी रोल उसका है कि ग्लूकोज को अंदर ले जाने का, प्राइमरी रोल नहीं है, वो सेकेंडरी रोल है। प्राइमरी रोल तो वही है कि वो पहले अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया तो उसको पहले वो लीवर में कहेगा कि भैया लीवर इसको एब्जॉर्ब करो, फिर लीवर को भी सपोर्ट करेगा कि इसको ग्लूकागोन में कन्वर्ट करो। ये उसके प्राइमरी रोल है। सेकेंडरी रोल उसका है कि वो, इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी रोल वो है या एकल वही रोल है, वो किताब में केवल यही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग किताब में वही पढ़ा जाता है जिसको हमको आवश्यकता है। हम लोग पढ़ाए इसलिए किताब पढ़ाया गया सरल में भाषा में कि हमको मालूम हो कि इंसुलिन के बिना हमारे उसमें रक्त में वो हमारे सेल्स में जा नहीं पाएगी और हमारा एनर्जी नहीं डेवलप हो पाएगी, क्योंकि उसके एनर्जी के लिए चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए वो कहा गया है। अदरवाइज वो रोल उतना नहीं है, रोल तो बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरी रोल देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल पहला रोल, दूसरा रोल है ग्लूकोज स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, दूसरा रोल ग्लूकोजेनेसिस उसका तीसरा रोल, ये इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस, ये सब उसके रोल है। वो छोटा सा रोल क्या है, वो केवल का प्राइमरी फंक्शन of insulin is to regulate blood glucose levels when food is consumed, especially carbohydrates, ये प्राइमरी रोल है। तो जो तिवारी जी कह रहे हैं वो सही है, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी रोल तो वो है, ये सेकेंडरी रोल के रूप में है कि वो जाके उसको परमिएबिलिटी बढ़ाता है, किसकी, उसकी। वो हमारे किताब में चूंकि ये लिखा हुआ है क्योंकि हमारी किताब में बीएचबी सरल भाषा में लिखी गई है और ये शॉर्ट नोट है उनके, डॉक्टर जीसी अग्रवाल साहब के शॉर्ट नोट है, ताकि हम लोगों को समझ में जल्दी आए बस। और ये प्राइमरी के रूप में हम लोग कोई रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन तिवारी जी चूंकि रिसर्च करते हैं और उन्होंने कई बताया इसलिए कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और उसमें श्रवण कुमार जी को लगा हुआ, तो ऐसा नहीं है, केवल ये प्राइमरी रोल नहीं है, प्राइमरी रोल तो है क्योंकि बहुत रोल होते हैं। हम लोगों को छोटे रोल, हम लोग क्या काम करना है, हमको समझना है कि कैसे ट्रीटमेंट करें, हम इसमें थोड़ा रिसर्च करने जा रहे हैं, हमको ट्रीटमेंट का पॉइंट समझना है। तो इसलिए ये मत समझिए ग्लूकोज स्टोरेज यूटिलाइजेशन उसका मेन रोल है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर उसका मेन रोल है, तो ये ग्लूकोजेनेसिस उसका मेन रोल है, फैट मेटाबॉलिज्म उसका मेन रोल है, और उसी में से एक रोल ये भी है कि वो परमेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक, ओके। तो हम लोग जो है तिवारी जी के जो ये वो है वीडियो आएगा उसको हम लोग सुने, समझें, पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ दूसरे के ज्ञान को भी उसमें वृद्धि करें। और वृद्धि करने के साथ साथ क्या करना है, हमको अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का तरीका ढूंढना है कि यदि नहीं है तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर ग्लूकोज लेवल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, यानी हमको डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग बताएं। चाइनीज में क्या चाइनीज में क्या थ्योरी है, वहां पर स्टमक हीट को घटाना होता है, वो जिम्मेदार मानते हैं। और अगर हमको आयुर्वेदिक में करना हो तो हम लोग क्या करना चाहिए, या चाइनीज लेफ्ट इंडेक्स फिंगर P joint 235 tone 49 sedate 7 number finger 550 spiral opposite flow all 10 points। YNM में पैंक्रियाज, किडनी, स्प्लीन और लीवर 1 टोन। इसके अलावा लेफ्ट थंब V जॉइंट पर ऑल 10 पॉइंट्स, K जॉइंट पर भी 10 पॉइंट दे सकते हैं। ये जैसा जैसा उसकी इंटेंसिटी हो डायबिटीज का, उन पॉइंट्स को धीरे धीरे बढ़ाने के, एक साथ सारे पॉइंट्स को नहीं ला देना है, धीरे धीरे उनको अपग्रेड करना है। बहुत बढ़िया, शर्मा जी ने पूरा जो है डिटेल में बताया। लेकिन हाँ, अब इसके साथ हम लोग क्या करना चाहिए, जो हमारा प्राइमरी रोल है, प्राइमरी रोल क्या है, ये इंसुलिन है क्या, किस वाले उसमें आता है हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में जो एंडोक्राइन सिस्टम, यस, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, सुशील जी आपका कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, मेरा बंद है, एक सेकंड, ये उसको वहां ले, अब नहीं इको हो रही ना,
तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको भी हमको टोन करना चाहिए, यानी हमको TW मेरिडियन चाइनीज जो है, या हमारे आयुर्वेदिक में जहां पर हमारा TW आता है, यानी हाइपोथैलेमस आता है, TW आता है, इनको भी हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सोक्राइन नहीं। तो एंडोक्राइन वहां भी यूज करिए, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और उस फंक्शन को कर रहा था, और फंक्शन को चाहे भले कोई रोल ना हो, लेकिन कंट्रोलर तो हाइपोथैलेमस ही है, नहीं, उसको ट्रीट करना चाहिए हम लोगों को। तो इसीलिए वो जो लेफ्ट थंब में कहा था 10 पॉइंट्स, वो यही हाइपोथैलेमस के लिए है। लेकिन चाइनीज में भी अगर हम करें तो TW मेरिडियन को हम लोग जरूर यूज करें, और उसमें पॉइंट मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 में कहीं मिल जाएंगे। इसीलिए हम लोग आपको पैंक्रियाज वाले पॉइंट पर हम लोग करते नहीं है, पैंक्रियाज के सारे पॉइंट को अलग से ट्रीट करते हैं, राइट वाले में, राइट लेग में, वो उसी वजह से है। तो हम लोग को ये करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग BHB को समझ करके, और हम लोग करना क्या है, ट्रीटमेंट अपना आयुर्वेदिक या चाइनीज, TCM, डॉक्टर वॉल। अभी हम लोग अभी और आएंगे आगे चल के, हम लोग चक्रा मैग्नेट में आएंगे, और चक्रा वाले यौगिक चक्रा में आएंगे। और यौगिक चक्रा कहाँ पर आएगा, वो भी है प्रोफेसर पार्क जीवो का कंसेप्ट, वो भी सब चाइनीज के कंसेप्ट है, इन्हीं का डेवलपमेंट है, TCM का डेवलपमेंट है ये आगे। तो हमको उन सबके पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, और इसके लिए ट्रीटाइज 4 बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पूरा करेंगे, खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आपस में मेहनत करेंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान शक्ति बढ़ाएंगे, कर्म शक्ति बढ़ाएंगे, और उन्हीं का सपना पूरा होगा। सपने क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार है सर। बहुत बहुत अच्छा सर। नमस्कार सर। तिवारी जी ने